लास्ट लेक्चर में हमने किया था assumption ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस बार हम करेंगे कि क्या डिफाइन करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बेसिकली हाउ टू एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। हम उसके मीनिंग को, उसके डेफिनेशंस को करते हुए, उसके assumptions को करते हुए अब हम करेंगे कि थ्योरी बेसिकली बोलती क्या है, ठीक है। द लास्ट assumption नीड्स एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द पीपीसी। If this assumption changes, the shape of PPC changes. तो लास्ट assumption है वो एक्सप्लेनेशन मांगती है। लास्ट assumption क्या थी, मैं आपको रीडिफाइन एक बार करवा देता हूँ, मेमोराइज करवा देता हूँ कि जब हम किसी एक प्रोडक्शन रिसोर्सेज को किसी एक प्रोडक्शन से किसी दूसरी प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़, ठीक है। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी मतलब अगर एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 आईफोन बन रहे हैं तो प्रति आदमी कितने आईफोन बना रहा है, पर बंदा कितने आईफोन बना रहा है, तो एक आईफोन बनाएगा, है ना, तभी जाके 10 आईफोन होंगे। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ एन इनपुट, कि जितनी हम इनपुट डाल रहे हैं कि एक यूनिट की इनपुट कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि इनपुट जो है वो हमारा वर्कर है, ठीक है, और इकॉनमी जो है वो सिर्फ 2 गुड बना रही है, गुड एक्स गुड वाई, ठीक है। अब वर्कर जो है वो गुड एक्स को बहुत बेटर बनाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है उसे, ठीक है, वो बेस्ट सूटेड है गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लेकिन इकॉनमी ये डिसाइड करती है कि अब हम एक्स गुड्स की प्रोडक्शन को कम करके हम वाई गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, जो वर्कर था उसको एक्स गुड की प्रोडक्शन से उठा के हमने वाई गुड की कंपनी में डाल दिया या वाई गुड की प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है। अब जब वो वाई गुड की प्रोडक्शन में डालेंगे तो द वर्कर इज़ ट्रांसफर्ड टू वाई गुड, ठीक है। ही इज़ नॉट दैट एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ वाई एज ही वाज इन एक्स। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम एक रिसोर्स को किसी एक प्रोडक्शन से किसी दूसरी प्रोडक्शन में शिफ्ट करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी या फिर कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि वर्कर को हमने वाई में ट्रांसफ़र तो कर दिया मगर वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना वो एक्स गुड को प्रोड्यूस करने में था, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो हुई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि कॉस्ट जो है वो हाई हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या है, द इम्प्लीकेशन इज़ क्लियर, मतलब रिजल्ट, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है रिजल्ट। द रिजल्ट इज़ क्लियर इफ़ द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। अगर रिसोर्सेज को हम किसी एक यूज़ से किसी दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज को हम ट्रांसफ़र करेंगे, लीडिंग टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लीडिंग टू राइज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कह रहा है कि कम से कम हम लेबर्स को उस एफिशिएंट लेबर को हम ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़े ना ज़्यादा, ठीक है। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्निकल भाषा में इसको MRT बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब एग्जांपल इन्होंने ले रखा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट इकॉनमी हैड डिसाइडेड टू प्रोड्यूस व्हीट एंड क्लोथ। इकॉनमी ने कहा कि हम कपड़ा बनाएंगे और हम गेहूँ बनाएंगे। कपड़ा मतलब एक शर्ट मान लीजिए, गेहूँ मतलब 1 किलो गेहूँ, ठीक है। तो डिफरेंस कॉम्बिनेशन हमने ले रखे हैं, कॉम्बिनेशन ABCDE, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 0 1 2 3 4, मतलब पहले कुछ ही नहीं बना रहे थे हम, फिर हम 1 किलो बना रहे, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ मतलब शर्ट मान लीजिए यहाँ पे कि पहले हम 10 शर्टें बना रहे थे, फिर 9 बना रहे हैं, फिर 7 बना रहे हैं, फिर 4 बना रहे हैं, फिर 0 बना रहे हैं, ठीक है। अब द टेबल शोज हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड क्लॉथ, ठीक है। अगर इकॉनमी इफ़ इकॉनमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज, अगर इकॉनमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 शर्टें बना सकती है ना, वहीं पे, ठीक है। इफ़ इकॉनमी यूजेस ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द क्लॉथ, मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो 10 शर्टें बना सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर कम एंड इफ़ एंटायर रिसोर्सेज आर यूज टू, और वहीं पे अगर सारे रिसोर्सेज को हम वीट पे लगा दें तो हम 4 किलो गेहूँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम सारे रिसोर्सेज को
क्लोथ पे लगा दें तो हम 10 शर्टें बना लेंगे, और वहीं सारे रिसोर्सेज को अगर हम वीट पे लगा दें तो हम 4 किलो गेहूँ बना सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, ये इस डायग्राम में ये बोल रहा है, और वहीं अगर आप ए और ई के कॉम्बिनेशन को देखोगे, ए से लेकर ई तक, तो इसके बीच में हम वेरियस कॉम्बिनेशन है कि अगर हम मुझे 1 किलो गेहूँ बनाना है तो मुझे 9 शर्टें बनानी पड़ेंगी सिर्फ, अगर मुझे 2 किलो गेहूँ बनाना है तो 7 शर्टें बनानी पड़ेंगी, अगर 3 किलो गेहूँ बनाना है तो 4 शर्टें बनानी पड़ेंगी। ये कॉम्बिनेशन है, वेरियस कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे अगर वीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें क्लोथ की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा ये चीज़, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन है ए और ई के बीच में। नाउ लेट्स कम टू द डायग्राम। अब ये डायग्राम में देखिए कुछ नहीं है, ऊपर वाले टेबल को ही नीचे वाले डायग्राम में शिफ्ट किया गया है, मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ है ना, इनके डेटा को लेके और कॉम्बिनेशन को लेके यहाँ पे ये बनाया गया है। तो वीट हमने एक्स एक्सिस पे ले ली, क्लॉथ हमने वाई एक्सिस पे ले ली, ठीक है। उसके बाद आप पीपीसी कर्व देखिए, ए बी सी डी और ई, ये 4-5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। ए में क्या है, हम सारे रिसोर्सेज को जो है क्लोथ की प्रोडक्शन में लगा रखा है, और बी पॉइंट पे हमने सारे रिसोर्सेज को वीट की प्रोडक्शन में लगा रखा है। इनके बीच हमने जो रिसोर्सेज हैं वो अपने हिसाब से मतलब कंबाइन करके कि कुछ वीट में रहेंगे कुछ क्लोथ में रहेंगे, उसके हिसाब से बी सी डी पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। एक बार याद रखना, जो इसके ऊपर लाइन के ऊपर पॉइंट होते हैं ना, ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मतलब आप अपने रिसोर्सेज का ढंग से यूज़ कर रहे हो। मगर और वहीं इसके अंदर जो पॉइंट होगा वो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, और इसके बाहर जो पॉइंट होगा वो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हो उसे, या फिर आप अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो, मतलब मान लो कोई लेबर 10 आईफोन बना सकता है तो आपने कहा नहीं तो 5 ही बनाएगा, ये होती है अंडर यूटिलाइजेशन। और ओवर मतलब 10 की जगह आपने बोल दिया उसे तू भाई तू 20 बना, तो 20 बना ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो अब इसको डायग्राम को समझते हैं कि ए इज़ द पीपीसी, जो ए और ई कर्व है ना, इनको जोड़ के पीपीसी कर्व बन रही है, ठीक है। पॉइंट ओ ए शो करता है कि मैक्सिमम हम क्लोथ बना सकते हैं, ठीक है। कितनी, 10 यूनिट्स ऑफ क्लोथ बना सकते हैं, 10 शर्टें बना सकते हैं, और 0 वीट बनाएंगे, ठीक है। और वहीं पे ई पॉइंट क्या शो करता है कि हम 4 किलो गेहूँ प्रोड्यूस कर सकते हैं और 0 शर्ट बना सकते हैं, ठीक है। ए और ई के बिटवीन वेरियस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बी सी डी पे। ए बी सी डी अगर को ज्वाइन कर लेंगे तो ए ई कर्व बनेगी, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी एक गुड को किसी दूसरे गुड में, ठीक है। वी कैन मेजर एम आर टी ऑन पी पी सी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेज़र कर सकते हैं कैसे, जो ये चेंज आ रहा है ना, जो ये चेंज आ रहा है इस चेंज को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे बी और एम और सी, ठीक है। तो ये इनमें कितना चेंज आया, इसको आपको टेबल से देखना पड़ेगा। ये देखिए जैसे 10 और 9, कितने चेंज आया, 1 का। 9 और 7 में कितना चेंज आया, 2 का। तो ये जो चेंज है ना, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, वो डिफाइन करते हैं बेसिकली। एक मिनट, ये देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा, जो बी और एम है और जो एम और सी है, ये चेंज बता रहा है कि पॉइंट बी से पॉइंट सी में आने में कितना चेंज हुआ, हमने कितने यूनिट्स ऑफ क्लोथ को कम किया और कितने यूनिट्स ऑफ वीट को बढ़ाया। जैसे यहाँ पे हमने 1 किलो गेहूँ प्रोड्यूस करने के लिए 9 शर्टें बनाई, मतलब एक शर्ट कम कर दी क्योंकि हमें 1 किलो गेहूँ बनाना था। इसी तरह ये चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और अब जैसे एग्जांपल भी है इसका, एम आर टी बिटवीन पॉसिबिलिटीज बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में हमें एम आर टी देखनी है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू बी एम अपॉन एम सी। अब देखिए आपको याद होगा कि
MRT/MOC। MOC क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फार्मूला क्या होता है? लॉस ओवर गेन। लॉस क्या हो रहा है? 10 में से एक लॉस हो रहा है, 10 में से 9 पे आ रहे हैं तो कितने का? एक लॉस हो रहा है, ठीक है। और वहीं 0 से हम 1 पे आ रहे हैं वीट में तो एक का गेन हो रहा है, एक। तो आंसर कितना आएगा? आंसर तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था MRT का। आई होप आपने MRT वाला लेक्चर लगाया होगा। अगर आपने नहीं लगाया तो आप लगा लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल MRT बिटवीन पॉसिबिलिटीज बी एंड सी इज इक्वल टू BM एंड MC। BM क्या हुआ? लॉस। लॉस कितना हुआ? 9 से 7 पे आ गए, लॉस हो गया BM। और गेन कितना हुआ? MC, ठीक है। 1 से 2 पे आ गए BM, सॉरी MC, ठीक है। ये गेन हो गया। तो और C और D के बीच में क्या हुआ? C और D के बीच में CT लॉस हो गया और TD गेन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि MRT बढ़ रहा है तो PPC क्या हुई? कनकेव शेप की, ठीक है। मतलब जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये डिफाइन करती है कि शेप क्या होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ढंग से। और अगर कुछ भी इसमें से छूटता है आपका तो प्लीज़ कमेंट में इन द राइट योर queries into the comment section. I'll definitely reply to it. ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।